नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। मोदी विरोध के नाम पर देशद्रोही गतिविधियां आजकल पूरे जोर शोर से चल रही हैं। इन गतिविधियों में शामिल हैं कुछ दलाल पत्रकार, मीडिया वाले और कुछ एनजीओ वाले, कुछ वकील, तो कुछ सोशल एक्टिविस्ट जो कि अपने आप को समाज सेवी कहते हैं, कुछ पत्रकार जो अपने आप को एंटी एस्टेब्लिशमेंट यानी सरकार विरोधी काम करने वाले, जो भी खबर पहुंचाने वाले लोग अपने आप को कहते हैं। और तीसरा एक एनजीओ का ग्रुप है, यानी कि वो एनजीओ जो सोशल सर्विस के नाम पर लोगों को बरगलाता है, भड़काता है, देश में अराजकता का माहौल तैयार करने की कोशिश करता है, दंगे फसाद करवाता है। और ये सारे के सारे कभी कभी कुछ मंच पर इकट्ठा होते हैं और फिर वहां से चलता है देशद्रोही गतिविधियों के लिए धारा प्रवाह, एक के बाद एक बड़े बड़े तर्क, लॉजिक, जिसमें न्यायपालिका के ऊपर कुठाराघात किया जाता है। यानी कि भारत की न्याय व्यवस्था पूरी तरीके से सड़ी गली है। सरकार के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं, पुलिस के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं और बताया जाता है कि यह देश तो अब ऐसे ही चल रहा है। मतलब सत्ता के दुरुपयोग की बात करके लोगों के जहन में देश, संवैधानिक संस्थानों, न्यायपालिका, पुलिस, सबके लिए नफरत पैदा करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि इनका एजेंडा देश में अराजकता का माहौल तैयार करना है। और इसी में शामिल हैं एक पूर्व पत्रकार जो अब यूट्यूबर बन चुके हैं, रवीश कुमार, जो अपने नफरती बयानों के लिए जाने जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी की बुराई करते नजर आते हैं, लेकिन इस बार यह बुराई सरकार की, प्रधानमंत्री की नहीं है, बल्कि रवीश कुमार सीधे पकड़े गए हैं देशद्रोहियों को मदद करते हुए, देशद्रोही गतिविधि में शामिल होते हुए। क्योंकि इन लोगों को अब डर है कि अब इन्हीं के ऊपर गाज गिरने वाली है। जब से लॉ कमीशन ने रिपोर्ट दी है और उसमें सलाह दी है कि अब सेडिशन एक्ट यानी कि देशद्रोही कानून, राजद्रोह का कानून को लागू किया जाना चाहिए और पूरी कठोरता के साथ लागू किए जाने चाहिए, जिसमें सजा का प्रावधान पहले से भी ज्यादा कठोर हो। यानी पहले मिनिमम 3 साल थे, अब मिनिमम 7 साल होनी चाहिए। उसके बाद उम्र कैद तो होनी ही चाहिए, यानी कम से कम 7 साल। उसके अलावा ताउम्र उसे जेल में रखा जाए तो भी कम है। यहां तक तो उन लोगों को फांसी की सजा भी दी जानी चाहिए। लॉ कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद सरकार एक्टिव है, सुप्रीम कोर्ट में कोहराम मचा हुआ है। विपक्षी पार्टियां यह सोच रही है कि अब इस देशद्रोह के कानून का सदुपयोग किया जाएगा, जिसे ये लोग दुरुपयोग का नाम दे रहे हैं। तो ये जो बैठक चली दिल्ली के अंदर, उस बैठक की तैयारी पहले से चल रही थी और ये जो बैठक थी वो उमर खालिद जैसे देशद्रोही के समर्थन में थी, उसके लिए एकता इकट्ठा करने के लिए थी। और उमर खालिद, जिसके बारे में सब कुछ जानकारी अब मीडिया के सामने है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने एक नहीं 2-2 चार्जशीट दायर इसके खिलाफ किए हैं। सप्लीमेंट्री चार्जशीट में भी उसे कहा गया था कि यह तो देशद्रोहियों का चैंपियन है, आला दर्जे का देशद्रोही है, क्योंकि इसके जो भी सबूत मिले हैं वो सारे के सारे सबूत दिखाता है कि ये बड़े बेहतर दिमाग के साथ आतंकवादी गतिविधियों को संचालित करता है, देशद्रोही गतिविधियों को संचालित करता है। लेकिन उसी के सॉलिडरिटी में, उसके लिए एकता दिखाने के लिए इन लोगों ने लंबे समय से ये कोशिश कर रहे थे कि दिल्ली में एक बैठक हो, और उस बैठक के लिए इन लोगों ने जगह निर्धारित की थी गांधी पीस फाउंडेशन, गांधी शांति प्रतिष्ठान में ये लोग बैठकर अपना प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश में थे। लेकिन इस बीच पुलिस को जब परमिशन की, पुलिस की जरूरत पड़ी इन लोगों को, तो फिर पुलिस ने परमिशन देने से इनकार कर दिया, क्योंकि जिस दिल्ली पुलिस ने
उमर खालिद के खिलाफ देशद्रोही गतिविधियों में शामिल होने का मामला किया है और चार्जशीट में यह बताया है जिस उमर खालिद को 1000 दिनों से जेल की सलाखों के पीछे रखा गया है। और लोअर कोर्ट की बात तो छोड़ दीजिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक में इसने अपनी जमानत के लिए जो पूरा जोर लगाना था जोर लगा दिया, लेकिन अब तक जमानत नहीं मिली है। और अब उम्मीद इस बात की है कि जब सेडिशन लॉ फिर से इनेक्ट हो जाएगा लॉ कमीशन की रिपोर्ट के बाद, तो इसके ऊपर देशद्रोह का चार्ज लगेगा, अब यह बाहर नहीं आएगा। लेकिन 1000 दिन से वो जेल के अंदर है, इसका दुख रवीश कुमार जैसे लोगों को भी है। और इसलिए जब गांधी पीस फाउंडेशन में इसके लिए अनुमति नहीं मिली तो इन लोगों ने दूसरा तरीका अपनाया। और यह तरीका सोशल एक्टिविस्टों का नहीं है, एनजीओ वालों का नहीं है, यह तरीका न तो प्रोफेसर का है जो कि जेएनयू के कुछ विषय के बारे में जानकारी रखते हैं और वहां पर पढ़ाते हैं, न तो ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का है जिसमें शामिल होने के लिए राजद के नेता मनोज झा भी पहुंचे थे। ये तो एक पत्रकार का है, क्योंकि ये आइडिया वही दे सकता है, व्यवस्था वही करवा सकता है। और इसलिए इन लोगों ने जगह चुनी प्रेस क्लब की। प्रेस क्लब में यह बैठक की गई क्योंकि वहां पर इस चीजों के लिए बड़ी परमिशन की जरूरत नहीं है, वहां अपनी एक ऑटोनोमस बॉडी है, वो निर्धारित करता है। और जब रवीश कुमार जैसे पूर्व वरिष्ठ पत्रकार जिसकी अभी भी लॉबिंग मीडिया के अंदर है, वो उसमें शामिल होने वाले हैं, तो वो कहीं भी प्रेस क्लब में अरेंज करवा सकते हैं। और इसलिए ये बैठक हुई और वहां पर सब लोगों ने अपनी अपनी बातें जो कही वो सीधे तौर पर देशद्रोही गतिविधियों में शामिल होने वाला ही है। लेकिन इसमें जो शामिल हुए थे शबनम हाशमी, जिसके ऊपर तो पहले से ही आरोप लगा है कि सफदर हाशमी की ये बहन शबनम हाशमी हर जगह पर, चाहे गुजरात में हो या फिर महाराष्ट्र में हो, हर जगह पर जो देशद्रोही गतिविधियां संचालित करने वाले विदेशी एनजीओ से पैसा लेने वाले लोग हैं, उसमें शबनम हाशमी भी शामिल होती है। इसके अलावा अरुंधति राय जो कि कश्मीर को आजाद कश्मीर बनाने की मुहिम चलाती है, बड़ी राइटर है, और उनके ऊपर कई बार यह आरोप लगा है कि देश में रहकर भी ये विदेशी एजेंट की तरह काम करती है। लेकिन इन लोगों के अलावा जो छुपे हुए तौर पर गतिविधियां संचालित करते हैं, जो अभी अपने फैंस फॉलोअर्स को बार बार सरकार विरोधी बातें कर करके देश विरोधी काम करते हैं, वो है रवीश कुमार। क्योंकि रवीश कुमार कोई ऐसे बेहतरीन वक्ता, बेहतरीन पर्सनालिटी और बेहतरीन पत्रकार नहीं रहे हैं कि 4-5 महीना पहले उन्होंने एनडीटीवी से बाहर आने का फैसला लिया और जैसे ही यूट्यूब पर आए 6 मिलियन सब्सक्राइबर, 60 लाख से ज्यादा लोग उनके फॉलोअर्स हो गए। क्योंकि उनका एजेंडा जिस तरीके से है मोदी विरोधी, देश विरोधी, उसी के कारण यह पूरा का पूरा देश विरोधी गैंग उसके पीछे खड़ा रहता है। और इसलिए रवीश कुमार ने जब उमर खालिद के बारे में बात करना शुरू किया तो उसने उस देशद्रोही को हीरो बनाने की कोशिश की। रवीश कुमार ने कहा कि ये जो उमर खालिद है वो 1000 दिन से जेल में नहीं है, बल्कि 1000 दिन से ये संघर्ष का 1000 दिन हुआ है। हम लोगों को एकता दिखानी चाहिए कि 1000 दिन से कैसे सरकार, पुलिस और न्यायपालिका मिलकर किसी की आवाज को दबा रही है। क्योंकि उन्होंने ये इंडियन जुडिशियरी सिस्टम के ऊपर शर्म जताया, यानी कि शेम ऑन इंडियन जुडिशियरी, भारतीय न्यायपालिका है उसके ऊपर रवीश कुमार को शर्म आ रही है, क्योंकि उमर खालिद जैसे देशद्रोही को वो जमानत नहीं दे पा रही हैं। क्योंकि उमर खालिद के ऊपर जो आरोप लगे हैं उसको रवीश कुमार साजिश बताते हैं, जबकि पुलिस की बात सुने जिसके पास एक एक प्रमाण है और जिसमें यह साफ तौर पर कहा गया है कि उमर खालिद एक स्मार्ट तरीके का कॉन्स्पिरेटर है जो देशद्रोही गतिविधियों में शामिल रहा है।
उमर खालिद के बारे में ये लोग जितने तर्क दे लें कि जिस समय दिल्ली का दंगा हुआ उस समय उमर खालिद तो बिहार में था, लेकिन पुलिस ने अपने चार्जशीट में बताया है कि यह भी एक स्मार्ट तरीका था, क्योंकि उससे पहले जब शर्जील इमाम के ऊपर भी आरोप लगा, उसके ऊपर भी देशद्रोही गतिविधि का आरोप लगा है, क्योंकि शर्जील इमाम ने चिकन नेक को काटने की बात कही थी, बांग्लादेश और चीन की मदद से नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करने की बात कही थी, और यह भी कॉन्स्पिरेटर ही था, वो भी जेएनयू का स्टूडेंट। और जब उसने मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑफ जेएनयू करके एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया तो उस व्हाट्सएप ग्रुप में यह उमर खालिद भी शामिल था और यह एडमिन भी रहा है। इन लोगों ने जिस तरह दंगे की स्थिति हो रही थी उससे पहले की बात करें तो जब इन लोगों ने मिलकर सीएए के विरोध में प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया था तो उस समय पूरी प्लानिंग की गई थी कि कैसे जहांगीरपुरी से सीलमपुर तक 300 मुस्लिम युवाओं को पहुंचाया जाए। इन लोगों ने प्लानिंग की थी और उसमें बैठक का आयोजन किया गया था सीलमपुर में, जाफराबाद में, जहांगीरपुरी में, जेएनयू में। इन सब जगहों पर जो इसकी बैठकें हैं उसका रिकॉर्ड पुलिस के पास है। व्हाट्सएप ग्रुप के सारे चैट पुलिस के पास है जिसमें बताया गया है कि कैसे ट्रंप के आने से पहले एक ऐसा माहौल तैयार किया जाए जो भारत पूरे दुनिया के अंदर बदनाम हो। यह वही उमर खालिद है जिसने 2016 में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे लगाए थे। और जब कोर्ट में ये सारे सबूत दिए गए जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि इसने स्मार्ट तरीका अपनाया, और जब दंगे की पूरी साजिश हो गई कि कैसे पुलिस को पीटा जाएगा, भड़काया जाएगा, युवाओं को लाया जाएगा, मुस्लिम एरिया जहां जहां पर है, चाहे जाफराबाद हो, सीलमपुर हो, शाहीन बाग हो या फिर जहांगीरपुरी हो, हर जगह से मुस्लिम युवाओं को इकट्ठा करो और हमला करो। ये जो पूरी की पूरी तैयारी हो गई तो उमर खालिद चूंकि इन लोगों में ज्यादा पढ़ा लिखा स्मार्ट है, इसीलिए इसने इंडिगो की फ्लाइट करवाई और 23 तारीख को यह बिहार चला गया। वहां से भी ये नारवाल के जो नताशा नारवाल जिसका नाम सामने आया था उससे व्हाट्सएप पर जुड़ा हुआ था जिसके रिकॉर्ड मिले हैं। 24 फरवरी को 12 मिनट तक इसने बातचीत की है और उस 12 मिनट में इसने जो कॉल रिकॉर्ड बताता है उसमें सारी स्थितियों को बताया है कि अब आगे की प्लानिंग क्या होगी। उमर खालिद को ऐसे ही कोर्ट बेल नहीं दे रही है, क्योंकि हाई कोर्ट में जब यह बेल के लिए गया तो साफ तौर पर जज ने कह दिया कि यह सामान्य प्रोटेस्ट नहीं दिखता है। जिस तरीके के सबूत तुम्हारे खिलाफ है उसमें दिख रहा है कि तुमने एक कॉन्स्पिरेसी की है और ये प्रोटेस्ट पुलिस पर हमला करने के लिए, दंगा फैलाने के लिए, हिंसात्मक तरीके से बदनाम करने के लिए था और हिंसा फैलाने के लिए था। इसलिए सामान्य पॉलिटिकल प्रोटेस्ट की बात करके जमानत नहीं ले सकते। इतने बड़े बड़े सबूत, इतने तरीके, एक देशद्रोही व्यक्ति शर्जील इमाम उमर खालिद, उसके लिए रवीश कुमार पहुंचता है प्रेस क्लब में और बातें करता है कि ये जो उमर खालिद को प्रताड़ित किया गया है ये पॉलिटिकल प्रिजनर है और भारतीय न्यायपालिका पर शर्म आती है। ये उसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल है जैसे अफजल गुरु के लिए जेएनयू में नारे लगते थे कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे खातिर जिंदा है। उसे एक जुडिशियल किलिंग का नाम दिया गया था कि उसे फांसी जो दी गई है वो न्यायपालिका के माध्यम से की गई हत्या है। उसी तरीके की भाषा अब रवीश कुमार बोल रहा है कि ये हिंदुस्तान की न्यायपालिका पर अब भरोसा नहीं, पुलिस पर भरोसा नहीं, सरकार पर भरोसा नहीं। मतलब ये भी अब उसी देशद्रोही गैंग में खुलकर सामने आ गया, क्योंकि अब ये किसी भी बड़े मीडिया हाउस का हिस्सा नहीं है। इसने सोच लिया कि YouTube पर हमारे 6 मिलियन सब्सक्राइबर, अब हमें जो पहले पेमेंट मिलते थे चैनलों में उससे 10 गुना ज्यादा की कमाई, तो फिर अब डर काहे का। अब तो खुलकर देशद्रोह फैलाओ और पत्रकार होने का एक दिखावा करके एनजीओ वालों से, पॉलिटिकल पार्टियों से, समाज सेवियों से, इन लोगों के साथ एक ऐसा गठजोड़ बनाओ जो इसके लिए शील्ड का काम करे। लेकिन इसकी सारी रिकॉर्डिंग पता चल गया है, इसने एक एक शब्द बोला है, उसकी जानकारी मिल गई है और अब रवीश कुमार के खिलाफ भी एक्शन की तैयारी है, क्योंकि जो बात
न्यायपालिका पर शर्म की बोली गई है, जो पुलिस के ऊपर सवाल उठाए गए हैं, उसके लिए देशद्रोह का आरोप लगता है और अब रवीश कुमार पर कार्रवाई होकर ही रहेगी। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।